वायरलेस का टॉपिक अब स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम इक्वलाइजेशन है। ये हमें असाइनमेंट में टॉपिक्स कुछ मिले हैं, ये मैं वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देयर आर 3 टेक्निक्स। अब देखो, हम लोगों ने इससे पहले वीडियोज़ में देखा था, हमने एक रिसीव्ड सिग्नल की इक्वेशन डिराइव की थी। अब जो ये रिसीव्ड सिग्नल होती है, तो इस रिसीव्ड सिग्नल में क्या होता है, ड्यू टू अब हमारे पास एक चैनल होती है। चैनल में बहुत सारी चीज़ें होती है, इंटरफेरेंस हो सकती है चैनल में, नॉइज़ आ सकती है चैनल में, ISI इंटरफेरेंस आ सकता है। उसकी वजह से जो मैं ये सिग्नल भेज रहा हूँ और जो ये यहाँ आ रही है, अगर मैं x भेज रहा था और ये r आ रही है, जो ये डिफरेंट चीज़ें हैं ना चैनल्स में, इसकी वजह से ये इसमें डिस्टॉर्शंस आती है। इन डिस्टॉर्शंस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, या इन डिस्टॉर्शंस को इम्प्रूव करने के लिए हम 3 टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जो पहली टेक्निक होती है उसको बोलते हैं इक्वलाइजेशन, जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, और जो तीसरी होती है उसको बोलते हैं चैनल कोडिंग। तो अब हम पढ़ेंगे इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन क्या होता है, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस हो सकती है, नॉइज़ हो सकती है, इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस हो सकता है, या बाकी मल्टीपाथ प्रोपगेशन, शैडोइंग, ये सब चीज़ें हो सकती है। अब जो इक्वलाइजेशन है ना, वो इसको ओवरकम करता है, किसको, इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस। तो इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चैनल है, ठीक है, ये चैनल मेरी एक डिस्पर्सिंग चैनल है या स्कैटरिंग चैनल है। मतलब ये टाइम के साथ इसमें ये टाइम डिस्पर्सिव चैनल है। टाइम डिस्पर्सिव चैनल एक ऐसी चैनल होती है जिसके अंदर स्प्रेडिंग होती है विद टाइम। जैसे हमने डॉपलर स्प्रेड में देखा था कि इक्वेशन हमारी चेंज हो जाती है dn(t) से, जो हमने देखा था वहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, अब हमारे पास जो चैनल है वो स्प्रेडिंग चैनल है, उसकी वजह से अगर मैं ट्रांसमीटर पे कुछ भेज रहा हूँ ना, ये स्प्रेडिंग है। जो मेरे पास रिसीवर पे सिग्नल आ रही है वो अलग अलग पाथ से आ रही है। ये अलग अलग पाथ से आने की वजह से कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जो ये चैनल है, जो ये सिंबल आया और जो ये सिंबल आ रहा है, ये इंटरफेयर करे, ये ओवरलैप करे आपस में। इनके ओवरलैप की वजह से ये सिंबल्स क्या हो रहे हैं, दो ओवरलैप कर रहे हैं, उनकी वजह से इन दो सिंबल्स के बीच में इंटरफेरेंस होती है। क्या होती है, इंटरफेरेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा रिसीवर है, ये मैंने सिग्नल भेजी, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, वो गई, फिर यहाँ पे एक पेड़ है, ये इस पे आई, फिर इस पे गई, फिर गई यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ये ओवरलैप हो रहे हैं, सिंबल्स ओवरलैप हो रहे हैं। इन सिंबल्स की ओवरलैपिंग की वजह से इंटरफेरेंस होती है, उसी को हम बोलते हैं इंटरसिंबल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन जो है वो इस इंटरसिंबल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है। तो इक्वलाइजेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू मिटिगेट द इंटरसिंबल इंटरफेरेंस। द प्राइमरी गोल ऑफ इक्वलाइजेशन इज टू रिस्टोर द ट्रांसमिटेड सिग्नल बाई कॉम्पनसेटिंग फॉर डिस। तो इक्वलाइजेशन क्या करता है, जो ट्रांसमिट मैंने सिग्नल की थी, ये मुझे वही रिसीवर पे देने की कोशिश करता है और कॉम्पनसेट को करता है डिस्टॉर्शंस को जो चैनल के अंदर आते हैं। जो इक्वलाइजर्स होते हैं ये अडेप्टिव होते हैं नेचर में। क्यों होते हैं अडेप्टिव, क्योंकि जो हमारी चैनल होती है ना वो टाइम वेरिंग होती है, हमें नहीं पता है किस टाइम पे क्या होगा, तो इसीलिए इक्वलाइज़र को उस चैनल पे अडेप्ट करना पड़ेगा, इसीलिए अडेप्टिव होती है। जो ये अडेप्टिव इक्वलाइजर्स होते हैं, इनके 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले हमें इनको ट्रेन करना होता है, फिर हमें इनको ट्रैक करना होता है। तो ट्रेनिंग मोड में क्या होता है, ट्रेनिंग मोड का पर्पज़ है कि हमें इक्वलाइज़र को चैनल के कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कराने, हम ट्रेन कर रहे हैं इक्वलाइज़र को कि हमारी चैनल कैसी है। इसमें हमारा जो ऑपरेशन होता है उसके सबसे पहले आता है कि हम एक ट्रांसमिशन ऑफ अ नोन, हम एक ट्रेनिंग सीक्वेंस भेजते हैं। ये ट्रेनिंग सीक्वेंस ट्रांसमीटर को भी पता होगी क्या है, ये रिसीवर को भी पता होगी क्या है। तो जैसे ही मैं ट्रांसमीटर से ये रिसीवर को भेजूँगा तो बीच में चैनल है, ठीक। अब ये सीक्वेंस इसको भी पता है क्या है, इसको भी पता है क्या है। अब इस चैनल के अंदर क्या है, डिस्टॉर्शंस है। तो ट्रांसमीटर ने जो सीक्वेंस भेजा, चैनल से पास होकर वो रिसीवर पे पहुंचा। रिसीवर पे फॉर एग्जांपल एक्स सीक्वेंस पहुंच गया, तो और जो ये एक्स सीक्वेंस है ये रिसीवर अब कंपेयर करेगा किससे, इस नोन सीक्वेंस से। जो मेरे पास नोन सीक्वेंस था, क्या जो मेरा एक्स सीक्वेंस है ये उससे मैच करता है कि नहीं। अगर ये उससे मैच करता है मतलब कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुई है। अगर ये उससे मैच नहीं करता है, फिर जो ये रिसीवर को मिला और जो इसको ऑलरेडी पता थी, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होता है एरर। ठीक है, तो यहाँ यही लिख के देखो, ट्रांसमीटर सेंड्स अ प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स नोन एज ट्रेनिंग सीक्वेंस। तो ट्रांसमीटर ने ट्रेनिंग सीक्वेंस भेजा, ये सीक्वेंस ट्रांसमीटर को भी पता है और रिसीवर को भी पता है। फिर रिसीवर उसको रिसीव करेगा
अब चैनल इम्पेयरमेंट्स की वजह से, मतलब चैनल में जो डिस्टॉर्शंस आती है, जो रिसीव्ड सिग्नल होगी वो डिस्टॉर्टेड होगी। अब जो रिसीव्ड सिग्नल को कोड मिला वो उसको कंपेयर करेगा ओरिजिनल कोड से जो हमने पहले भेजा था। अगर वो सेम होगा तो एरर नहीं है, अगर जो डिफरेंस होगी तो वो एरर देगा। अब अगर इसमें एरर आ गया, अब हम इस एरर को कैसे कम करेंगे? हम कोफिशिएंट्स को रिड्यूस करते हैं, जैसे हमने फजी लॉजिक में पढ़ा था ना, हम वेट्स को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम वही करेंगे। वो हम यूज़ करते हैं एक एल्गोरिदम ऑफ एडाप्टिव इक्वलाइजर, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिदम, LMS एल्गोरिदम। ये क्या करता है, ये इस जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, वेट्स होते हैं इसकी, ये इनको चेंज करता है। ये तब तक उनको चेंज करता जाता है जब तक एक एरर जो है वो मिनिमाइज नहीं होता और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम नहीं हो जाता है। जैसे ही एरर एक डिक्रीज हो गया और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के फॉल्स बिलो अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब ट्रैकिंग फेज़ में क्या होता है, हम लोगों ने अपने सिस्टम इक्वलाइज़र को ट्रेन किया, तो अब अगर अब चैनल ना टाइम वेरिंग है, अब हमारा जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना इस चैनल में, ये टाइम वेरिंग चैनल है, इसमें डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये ट्रेन, अब मेरा मॉडल जो है वो ट्रेन हो गया है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ एरर आ गया, तो हमने इसको मॉडल को इस तरीके से ट्रेन किया होता है कि जैसे ही एरर दिखेगा ये इसको खुद ही मिनिमाइज़ करेगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी ट्रेन किया है, तो ये इसके कोफिशिएंट्स यहाँ पे एडजस्ट करेगा और हमारा डेटा हमें मिल जाएगा। तो ट्रैकिंग मोड ये होता है, ठीक है। अब हमारा आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एडाप्टिव इक्वल। अब हमने जो एडाप्टिव इक्वलाइज़र हमने कहाँ लगाया, एक रिसीवर पे, हम रिसीवर पे लगाएंगे ना ये, क्योंकि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रही है फिर वो रिसीव हो रही है, तो हमें वहाँ पे जो रिसीव हुआ वही कंपेयर करना है कि ओरिजिनल से ठीक था कि नहीं। तो जो देखो, जो मैं ये रेड से दिखाऊंगा, जो ये डॉटेड बॉक्स है ये मेरी चैनल है, ठीक है, ठीक है। तो ये, और ये यहाँ पे मेरा ये रिसीवर है, ये चैनल है, ये रिसीवर है, ये यहाँ पे ट्रांसमीटर है जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को भेज रहा है x(t) को। अब इस पूरी चैनल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हैं उनका जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है वो f(t) है, ठीक है। तो आया समझ, इसमें क्या है, ये चैनल है, रिसीवर है, इम्पल्स रेस्पॉन्स f(t) है। अब जो इसका चैनल का जो आउटपुट है, अब सर्किट में कुछ नॉइज़ भी आ सकती है, तो वो आई यहाँ से, और ये आया हमारे चैनल से जो ट्रांसमिट हुआ, और यहाँ पे कुछ नॉइज़ ऐड हुई। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर, तो ये जाता है रिसीवर के अंदर। मगर अब हमने रिसीवर से पहले क्या लगाया, एक इक्वलाइज़र लगाया, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट है यहाँ पे y(t), जो ये y(t) है ये इनपुट है इक्वलाइज़र को। फिर यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग सर्किट है जो डिसीजन लेगा, जैसे कि मुझे चेक करना है ना एरर है या नहीं है, डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग सर्किट बना है। जैसे ही सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा, मुझे मेरी रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल, जो रिसीवर को सिग्नल मिलेगी वो d(t) मिलेगी, ठीक है। फिर ये d(t), अगर इसमें फिर से एरर होगा, ये फिर से डिसीजन मेकर में जाएगी, फिर से यहाँ पे वेट्स अपडेट होंगे, ये फिर से यहाँ जाएगी, ठीक। और हो सकता है कि इसके अंदर कुछ एरर हो, जो एरर यहाँ से निकलेगा वो यहाँ जाएगा इक्वलाइज़र में। फिर इक्वलाइज़र फिर से सारी एरर को, इस एरर को फिर से वेट्स करेगा, फिर डिसीजन मेकर में देगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाए, ठीक है। ये है आउटपुट यहाँ d(t). देखो अब हमें पता है कन्वोल्यूशन हमें क्या बोलता है, कन्वोल्यूशन हमें बोलता है ये, अगर ये x(t) है, रुको, ये एक बॉक्स है, अगर इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स f(t) है, ये यहाँ पे x(t) है, ये यहाँ पे y(t) है, जो x(t) होगा वो होगा f(t) कन्वोल्यूशन ऑफ y(t), ठीक है। तो अब ये जो चैनल है ये टाइम वेरिंग है, इसीलिए हम यहाँ पे f(t) की जगह कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका f कॉन्जुगेट ऑफ t, ठीक है। तो ये बॉक्स है, ये भी मैं इरेज करता हूँ, उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये बॉक्स है, इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स f कॉन्जुगेट ऑफ t है, जो देखो ये यहाँ पे इसका आउटपुट है, समझो ये आउटपुट यहाँ पे y(t) है, ये x(t) है, तो ये x(t) किसके बराबर होगा, f कॉन्जुगेट ऑफ t कॉन्वोल्यूशन ऑफ, सॉरी y(t) किसके बराबर होगा, गलत हो गया, y(t) किसके बराबर होगा, आउटपुट किसके बराबर होगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स
एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद इम्पल्स रेस्पॉन्स, यही होगा, ये हमने कन्वोल्यूशन में पढ़ा है। ठीक, ये हो गया इसका। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे पास ये बॉक्स है, यहाँ पे इनपुट y ऑफ टी है, जो आउटपुट है वो d ऑफ टी है, जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है वो h e q ऑफ टी है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, जो y ऑफ टी आए, सॉरी आउटपुट क्या है, d ऑफ टी आएगा, इनपुट क्या है y ऑफ टी, कन्वोल्यूशन विद h e q ऑफ टी आएगा, यही। ठीक है, देखो अब यहाँ पे यही लिखे है, ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया, ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर यहाँ पे मैंने बोला जो y ऑफ टी है वो क्या है, हाँ प्लस क्या है इसको, नॉइज़, क्योंकि यहाँ पे कन्वोल्यूशन तो हो गया और जो यहाँ से नॉइज़ आ रही है, नॉइज़ सिग्नल। ठीक है, तो ये वही है, दिस कन्वोल्यूशन विद दिस। ठीक है, अब d ऑफ टी किसके बराबर है, y ऑफ टी इंटू एच ई क्यू ऑफ टी। फिर y ऑफ टी का वैल्यू क्या है, उसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, देखो y ऑफ टी आ गया मेरे पास ये। अब मेरे पास d ऑफ टी है, y ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ दिस। अब y ऑफ टी की जगह मैंने ये वैल्यू लिखा, ये है y ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ विद दिस। ठीक, अब दिस टर्म कन्वोल्यूशन विद दिस बनेगा x ऑफ टी कन्वोल्यूशन f कॉन्जुगेट ऑफ t कन्वोल्यूशन h e q ऑफ t। फिर दिस टर्म कन्वोल्यूशन विद दिस प्लस एन बी ऑफ टी दिस। अब इसने क्या यहाँ पे किया है, जो ये जो ये है f ऑफ टी इंटू एच ई क्यू ऑफ टी, इसने इसको रिप्लेस किया है विद g ऑफ टी। तो जो मेरी इक्वेशन बन गई वो बन गई ये, d ऑफ टी आ गया ये। तो d ऑफ टी क्या है, ब्लॉक डायग्राम में फिर से आते हैं। d ऑफ टी है मेरा आउटपुट जो इक्वलाइजर से पास हुआ है, ये मेरा x ऑफ टी है, और जो मुझे कंप्लीट यहाँ सारा प्रोसेस हो गया आउटपुट आया वो d ऑफ टी आया। तो ये d ऑफ टी मेरी रिसीव्ड सिग्नल है। ठीक, रिसीव्ड सिग्नल क्या होनी चाहिए, इस x ऑफ टी के बराबर, जो मैं भेज रहा था वही आना चाहिए। मतलब जो d ऑफ टी है वो x ऑफ टी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये कब पॉसिबल होगा, जो अब देखो डिज़ायर्ड आउटपुट x ऑफ टी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने भेजा वो ही मुझे मिला। उसके लिए ये सबसे पहले नॉइज़ होनी चाहिए ज़ीरो। अगर नॉइज़ ज़ीरो होगी तो ये टर्म हट गई, वहाँ बचा क्या, x ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी, और g ऑफ टी क्या है, f ऑफ टी इंटू दिस। अब अगर d ऑफ टी को x ऑफ टी के बराबर होना है, उसके लिए जो g ऑफ टी है, ये g ऑफ टी जो ये है f ऑफ टी इंटू ये होना चाहिए डेल्टा फंक्शन। क्योंकि अगर हम किसी भी सिग्नल का x ऑफ टी का डेल्टा फंक्शन के साथ कन्वोल्यूशन करते हैं वो वापस वही सिग्नल आती है। मुझे x ऑफ टी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा फंक्शन यूज़ किया, तो ये आ गया मेरे को रिसीव सिग्नल वापस। तो जब भी हम इक्वलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें हमेशा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन।